तो अहोरात्र यानी होरा शास्त्र में हम ग्रहों और राशियों का स्वरूप वर्णन सीखेंगे। ग्रह किस प्रकार एक दूसरे को शत्रुता और मित्रता का भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, उसको हम जानेंगे। ग्रहों से किस प्रकार बालारिष्ट निकाला जाता है। बच्चों के जीवन में जो बालारिष्ट आते हैं उनको हम बालारिष्ट कहते हैं। समय समय पर जो विपदाएं आती हैं, इसलिए कहा जाता है कि 12 वर्ष तक के बच्चों की जन्म पत्रिका को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष तक की आयु तक बच्चा अपने बालारिष्ट अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को भोग लेता है, जिसमें पूर्व जन्म के द्वारा किए गए कर्म सम्मिलित होते हैं। ज्योतिष कहती है कि पूर्व जन्मों में आप जैसे जैसे जिस जिस प्रकृति के कर्म करके आए हैं, इस वर्तमान जन्म में आपको उसी से संबंधित आपको शरीर मिला है। आपके जन्म जन्मांतरों के संस्कार आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। मृत्यु के बाद में जीव की गति क्या होती है। जीव मतलब इस शरीर में रहने वाले जो हम लोग हैं, हम अपने को शरीर मान बैठे हैं, यद्यपि हम जीव हैं। कुछ काल खंड के लिए इस शरीर में हम लोग आए हैं। तो मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है, कौन सा शरीर मिलता है, इसके बारे में भी वराहमिहिर ने कहा है कि यदि जन्म के समय और मृत्यु के समय, जन्म के लग्न से, या आप लग्न पत्रिका देख रहे हैं सामने, जो प्रथम भाव जहां पर लिखा हुआ है यह लग्न है। तो लग्न में अगर लग्न से केंद्र में, केंद्र भाव कौन से होते हैं, 1 4 7 10, और छठे और आठवें भाव में यदि उच्च के बृहस्पति बैठे हो, उच्च के या मीन के बृहस्पति बैठे हो, उच्च के बृहस्पति क्या होते हैं ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो सभी ग्रह निर्बल हो और केवल बृहस्पति मजबूत होकर के केंद्र भाव में बैठे हो, तो व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है। लघु जातकम एक ज्योतिष का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके 15वें अध्याय का 4वां श्लोक मिलता है हमको। इसी तरह से इसी इन्हीं भावों में यदि अन्य अन्य ग्रह बैठे हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा बली होकर के बैठा हो, तो व्यक्ति पितृलोक में जाता है। ज्योतिष में वर्णित है कि चंद्रमा के जो पिछला भाग है, जहां पर हमको पृष्ठ भाग चंद्रमा का दिखाई नहीं देता, उसको हम पितृलोक कहा गया है। व्यक्ति वहां चला जाता है। मंगल बली होकर बैठा हो इन्हीं भावों में, तो व्यक्ति जो है मृत्यु लोक में वापस आता है। उसके संस्कार उसके जो है खींच ले आते हैं। और शनि अगर बली होकर के बैठा हो, तो कहते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक लोक में जाता है। वहां पर अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का भोग करता है जीव के रूप में। 5 तन्मात्राएं उसके साथ जाती हैं। तो इस तरह से ये जो सर्पाकार कुंडली हम लोगों ने बना रखी है, 12 खाने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि कुंडली जैसे सांप की कुंडली होती है, सांप अपनी कुंडली में गोलाकार कुंडली मार करके बैठा होता है, इसलिए हम जन्म पत्रिका को भी कुंडली कहते हैं। शॉर्ट में इसका नाम जन्म पत्रिका भी है। जन्म पत्रिका, जन्मपत्री इत्यादि हम इसको कह देते हैं। ये एक तरह से आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति है। इसके द्वारा ये समझना चाहिए कि जो है, जब व्यक्ति का जन्म समय हुआ था तो उस समय आकाश में ग्रह और नक्षत्र कहाँ कहाँ उनकी स्थिति थी, उसकी छाया ये जन्म पत्रिका है। मैंने आपको पिछले टर्म में भी बताया था कि सौर मंडल का एक तरह से खाका है, ये ब्लूप्रिंट है कि सूर्य से कितने कितने ग्रह कहाँ कहाँ किस किस अंश पर आगे चल रहे हैं। हमने जाना था आकाश की पूरे जो गोल पिंड है 360 अंश का, उसको हमने 12 भागों में बांटा है। प्रत्येक भाग 30 अंश का है। पृथ्वी भी अपनी अक्ष पर घूमते हुए पूरे दिन में इन 12 राशियों को का देख लेती है। इसलिए हर 2-2 घंटे पर एक एक भाग को तय कर लेती है, इसलिए हर एक एक भाग 1-2 घंटे का लग्न कहलाता है। तो ये भाव जो है ये लग्न के अनुसार है। जब हम लोग जन्म पत्रिका बनाते हैं तो उसको उसके लिए हमको सबसे पहले शुद्ध जन्म समय पता होना चाहिए कि व्यक्ति का शुद्ध जन्म समय क्या है। सूर्योदय से अंतर निकाला जाता है। अब चूंकि सूर्योदय जो है वो हर स्थान का अलग अलग होता है अक्षांश और देशांतर के अनुसार। आज हमारे मुरादाबाद में सूर्योदय कुछ और है, प्रयागराज में कुछ मिनट पहले हो जाता है। तो सूर्योदय से लेकर के और व्यक्ति का जो जन्म समय है, कितना अंतर पाया हुआ है। अपने को म्यूट कर लीजिए जिन्होंने म्यूट नहीं किया है, आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो जिस तरह से व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए व्यक्ति का अभी 10 बजे जन्म हुआ, तो और सूर्योदय हो रहा है मुरादाबाद में 7 बजे। तो मुझे बताइए सूर्योदय से लेकर के और व्यक्ति के जन्म समय तक कितने घंटे का अंतर हुआ। 3 घंटे का। 3 घंटे का अंतर हुआ। तो 3 घंटे के अंतर को हम क्या करते हैं, 2.5 से गुणा कर देते हैं। 3 को आप 2.5 से गुणा करिए तो आपको क्या मिलेगा, 3 दूनी 6,
और आधे को 3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 1.5। 6 और 1 7, 7.5। 7.5 का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका मिला है 7.5, ये आपका इष्टकाल मिला है। तो जन्म समय को हम घटी और पल में बदल लेते हैं। इसमें 7 घटी हैं और 50 जो है वो पल हैं। तो 7 घटी और 50 पल, इसको हम कहेंगे ज्योतिष में इष्टकाल। माने सर सूर्योदय ढाई से। से ही गुणा क्यों किया है? मैं अभी समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए अभी। 2.5 घटी हमने सबसे पहले वाले टर्म में समझा था, जो घटी पल इत्यादि होते हैं, है ना। हमने काल गणना का अध्ययन किया था। तो काल गणना को पढ़ते समय हमने जाना था घटी पल विपल, इनके मान हमने समझे थे। जैसे 2 घटी का मतलब होता है 48 मिनट। तो घटी और पल में बदला जाता है, मिनट को घंटे को घटी पल में बदला जाता है, इसलिए इसको हम 2.5 से गुणा करते हैं। तो आप देखेंगे 1 घटी में 24 मिनट है, 2 घटी में 48 मिनट हो गए, और आधी घटी में आपके 12 मिनट हो गए। तो कुल मिलाकर के 1 घंटा हो गया। यानी घंटे को हमने घटी पल में बदल लिया। मान वही है, जो मान 2.5 घटी का है वही मान 1 घंटे का होता है। तो हम क्या करते हैं, ज्योतिष में प्राचीन गणनाएं घटी पल में की जाती थी, तो हम घंटे और मिनट के समय को घटी पल में बदल देते हैं। अभी मैं गणित का पार्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल शॉर्ट में संक्षेप में समझा रहा हूँ। इसको विस्तार से हम अगली कार्यशालाओं में समझेंगे। तो घटी पल में बदलने के बाद में जो हमको समय मिलता है, उसको हम ज्योतिष में इष्टकाल कहते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, इष्टकाल। घंटे और मिनट के समय सर को। जी। 1 मिनट, एक क्वेरी है यहीं पे ही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। सर जो मीटिंग होती है हमारी गूगल जी। इस पे जूम पे, जी। इसका डिस्क्रिप्शन पीडीएफ में या जो भी हो उसे मेल पे भेज दिया जाए, जिससे कि हम आसानी से और पढ़ सकें, क्योंकि जितनी चीजें आप हमें बताते हैं वो एकदम से हमें ध्यान नहीं रहती, कितना मतलब आप देखिए, मैं बता जा। इससे संबंधित यूट्यूब पर अपना लिंक भी अपलोड कर देता हूँ। इसीलिए कर देता हूँ कि आप उसको पुनः देख सकें। आपकी सुविधा के लिए मैंने यूट्यूब पर सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। संबंधित चित्र, इमेजेस, वीडियोस मैंने आपको समय समय पर ग्रुप के माध्यम से भी प्रेषित करता रहता हूँ। ठीक है, आप इसको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से 12 कुंडली के भाव होते हैं। अब हमारा जो आज का विषय है, वो 12 कुंडली के भावों से हम क्या क्या जो है प्रकरण को देखते हैं। तो ज्योतिष में उत्तर कालामृत है, सर्वार्थ चिंतामणि है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र, तो ज्योतिष का एक तरह से रामायण महाभारत कही जाती है। जातक पारिजात है, ये बहुत सारे ग्रंथ हैं। इन्होंने भावों से संबंधित अनेक विषयों को लिखा है। जैसे उत्तर कालामृत में कालिदास जी ने लिखा है कि जो प्रथम भाव होता है, उसके माध्यम से हम व्यक्ति का स्वास्थ्य चेक चेक करते हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य देखना हो, उसका जन्म स्थान देखना हो, उसको जीवन में मिलने वाले बल प्रभाव प्रताप का अध्ययन करना हो, सुख और शांति का भाव देखना हो, उसका स्वाभिमान देखना हो, उसकी नींद कैसी है, निद्रा देखनी हो, उसका स्वास्थ्य देखना हो, व्यक्ति कितना स्वस्थ रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वह कितना जीवन में सम्मानित होगा, कितना जीवन में अपमानित होगा। कुल मिलाकर के उसके जीवन का जो एक तरह से उसका जो गौरव है, यश है, कीर्ति है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं, वो हम प्रथम भाव से चेक करते हैं। अभी ग्रंथकारों ने इन्हीं विषयों को प्रथम भाव से देखने के लिए कहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में भी यही लिखा है, महर्षि पाराशर जी ने, कि देहम रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम, सुखम दुखम स्वभावम च लग्न भावान निरीक्षयेत। लग्न भाव से ही निरीक्षण करना चाहिए। किसका? सुख दुख, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, क्रोधी स्वभाव का है अथवा सौम्य स्वभाव का है, उसका देह कैसा है, शरीर कैसा है, पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, रूप कैसा है, दिखने में कैसा लगता है, उसका ज्ञान का स्तर कैसा है। इन इन सारी बातों का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। यहाँ किसी को कोई समस्या? गुरु जी सादर प्रणाम। जी। जी गुरु जी, जैसे आपने बताया कि प्रथम भाव में ही इन सभी को समाहित किया गया है, तो क्या जैसे ये और जो इसका इसका असर होगा, क्या किसी और में भी और भाग में भी आ सकता है? नहीं, विशेष रूप से अगर हमें इन चीजों का अध्ययन करना है कि व्यक्ति का, हमको देह देखना है, देह कैसी है उसकी, तो हम स्पेशली प्रथम भाव को देखेंगे। जैसे शरीर में ये एक तरह से काल पुरुष की कुंडली जब हमने पिछले टर्म में शेयर की थी,
तो हमने जाना था ना कि प्रथम भाव क्या है ना। व्यक्ति के सिर से आप क्या चीजें देख पाएंगे? सिर में आप किडनी नहीं देख पाएंगे, सिर में आप लीवर नहीं देख पाएंगे। सिर में सिर्फ वही चीजें देख पाएंगे जो सिर से संबंधित है। अब कोई ये कहे कि मुझे तो सिर में लीवर चेक करना है, तो भाई लीवर कहाँ से मिलेगा सिर में, है ना। तो हर एक चीजें ये फिक्स हैं, तय हैं। तो प्रथम भाव से इन्हीं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाएगा। हम लोग कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे कि देह कैसे मजबूत रहेगी, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी पहले इतना जान लीजिए कि किन किन भावों से किन किन विषयों का निरीक्षण किया जाता है। तो प्रथम भाव से संबंधित विषयों के बारे में किसी को कोई पूछना हो तो आप पूछें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव। द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है। स्पेशली व्यक्ति के धन की स्थिति चेक करनी हो हमें कि व्यक्ति के जीवन में कितना धन रहेगा, व्यक्ति धनी रहेगा कि निर्धन रहेगा, व्यक्ति को अपने कुटुंब से धन प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अपने इसको लिखा है महर्षि पाराशर जी ने कि जो द्वितीय भाव होता है उसमें धन देखा जाता है। व्यक्ति की कुटुंब की विद्या देखी जाती है, बचपन में उसको विद्या कैसी मिलेगी। उसका खान पान देखा जाता है, भोजन का स्तर किस तरीके का रहेगा, क्या जीवन में चटनी से रोटी खाने को मिलेगी अथवा सुस्वादिष्ट व्यंजन भी खाने को मिलेंगे। उसका चेहरा देखा जाएगा, उसके मुख देखा जाएगा, मुख से संबंधित रोगों का विचार भी इसी भाव से होगा। वाणी देखी जाएगी, वाणी में सौम्यता होगी अथवा कटुता होगी, निष्ठुरता का भाव रहेगा अथवा दीनता का भाव रहेगा, स्वाभिमान का भाव, मतलब वाणी का जो स्तर है वो भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं। दाहिना नेत्र हमको देखना हो कि दाहिना नेत्र कैसा रहेगा, चश्मा जल्दी तो नहीं चढ़ेगा। यदि इन भावों में क्रूर ग्रह बैठ जाएं तो जान लीजिए कि संबंधित भाव से नेगेटिव रिजल्ट व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से उसका जो कुटुंब है, उसका जो परिवार है, उसके जो है पारिवारिक सदस्य हैं कुटुंब से संबंधित, इन सारी बातों का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। आगे तृतीय भाव। तृतीय भाव को भ्रातृ भाव भी कहा जाता है। भ्रातृ मतलब भाई को कहते हैं। तो भाई से संबंधित सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तृतीय भाव के बारे में जो लिखा है, का जो तृतीय भाव के कारक होते हैं क्या क्या होते हैं, इससे संबंधित चीजें हैं, महर्षि पराशर जी ने लिखी हैं कि बाहु तृतीयम सहजाम अक्षत्रम त्वममा पितृव्यांबक मातुला दे दस्यादिका निकाम श्रुति विक्रमो देर भ्रातुर फलम वाच्य मतः सुधी भी। ये श्लोक मिलता है पाराशर जी के ग्रंथ में। बृहत पाराशर होरा शास्त्र। इसको पढ़े बिना कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता। तो बाहु, जो बाहु मतलब भुजाएं हैं हमारी, उनका विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। सहज, कितना व्यक्ति सहज रहेगा, कितना पराक्रमी रहेगा, इन बातों का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। तृतीय भाव को हम माता के चाचा का विचार भी किया जाता है। जातक के जो भाई हैं वो कितने होंगे, संख्या में अधिक होंगे कि कम होंगे, इन समस्त बातों का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि में जो आपका सहयोगी हो, जिससे आपका पराक्रम बढ़ता हो, उसका विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। जो व्यक्ति का दाहिना कान है, दाहिने कान का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर के यदि मैं शॉर्ट में कहूं तो पराक्रम, माता के चाचा, दाहिना कान, दाहिनी भुजा और जो आपकी छोटी विद्याएं हैं जिनको आप बाल्यकाल में प्राप्त करते हैं, इनका विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। यद्यपि विषय तो हजारों हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म में जाने के लिए पहले आपको सरसरी तौर पर इतना जान लेना जरूरी है। कहा तो यहाँ तक गया है कि साहस, शक्ति, धैर्य, छोटे भाई, पड़ोसी, मति भ्रम, भुजा, बाहुबल, मांसल शक्ति, शरीर में कितना मांस रहेगा आपके, कमीशन दलाली कितना करेंगे आप, दलाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दक्षता कितनी रहेगी, स्मरण शक्ति कितनी होगी आपके पास, बुद्धि कितनी होगी, पढ़ाई में रुचि रखेंगे कि नहीं रखेंगे, यातायात, छोटी छोटी यात्राएं, जैसे साइकिल से, मोटरसाइकिल से जो यात्राएं आप करते हैं वो कितनी करेंगे,
मुद्रण का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, व्यापार, तो ये सारी चीजों का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। ग्रंथकारों ने कहीं कहीं इन विषयों को भी लिखा है। चतुर्थ भाव पर आते हैं अब हम। चतुर्थ भाव केंद्र भाव है। लग्न के बाद, लग्न को पहला भाव कहा जाता है, चतुर्थ भाव को चौथा भाव कहा जाता है। तो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव होते हैं, ये हमने जाना था पीछे। चतुर्थ भाव से को हम मातृ भाव कहते हैं, माता का भाव। माता का सुख व्यक्ति को जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माता से संबंध कैसे रहेंगे, माता का शरीर कैसा होगा, इन सारी बातों का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। इसके अतिरिक्त हम वाहन और भूमि का विचार भी चतुर्थ भाव से करते हैं। व्यक्ति के पास वाहन होंगे कि नहीं होंगे, वाहन छोटे होंगे कि बड़े होंगे, वाहन के द्वारा वो जीवन में लंबी यात्राएं करेगा कि नहीं करेगा, भूमि का स्तर कैसा रहेगा, व्यक्ति के पास भूमि के रूप में संपत्ति होगी कि नहीं होगी, कब वो संपत्ति खरीदेगा, कब वो संपत्ति बेचेगा, इत्यादि विषयों का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव से हम हृदय का विचार भी करते हैं। व्यक्ति के हृदय से संबंधित रोग तो नहीं होंगे, कब होंगे, तो चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह की दशाएं जब व्यक्ति के जीवन में आएंगी, तब व्यक्ति इन चतुर्थ भाव के कारकों से प्रभावित होगा। जैसे, सर चतुर्थ चतुर्थ भाव में एक बात पूछनी है। अभी आपने बताया कि ये वाहन का सुख, जी जब ये ज्योतिष विद्या हमारी हजारों साल पुरानी है, जी, तब तो वाहन होते ही नहीं थे। कौन कहता है रथ नहीं होते थे, ठीक है, बैलगाड़ियां रथ नहीं होते होती थे। थी, रथ बैलगाड़ियां नहीं होती थी। जी जी जी, मैं अभी ये अभी जनरेशन में जो चल रही है उसके बारे में ले गया था, इसलिए हाँ, मैंने ये अभी थोड़ा। के जनरेशन के हिसाब से भी होते थे। पुष्पक विमान होता था, भगवान राम सीता जी को लेकर के पुष्पक विमान पर बैठकर आए थे, जी जी जी। यानी ठीक हवाई ठीक, जहाज मैं भी थे अभी उस समय। हाँ हाँ, टेक्निकल ले गया, ये जैसे कि बस ट्रक ये सब चीजें नहीं हुआ था। ठीक ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, चार पहिया वाहन तो पहले भी थे, आज भी हैं, स्वरूप बदल गया है उनका। हाँ 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 हाँ। ठीक। पंचम भाव को आ जाइए अब। पंचम भाव को पुत्र भाव कहा जाता है। व्यक्ति को इसको हम पूर्व जन्मों का भाव भी कहते हैं। पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध है वो कितना भोगा जाना बाकी है व्यक्ति के जीवन में, अथवा प्रारब्ध लगभग खत्म हो चुका है। यदि ये भाव बिल्कुल शांत है और बहुत एक्टिव है कि व्यक्ति के प्रारब्ध खत्म हो चुके हैं, तो ये जान लीजिए कि व्यक्ति को अब आगे आयु नहीं मिलनी। जब प्रारब्ध ही खत्म हो गया, कुछ भोग भोगना शेष नहीं है, तो ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो अल्पायु में ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। उसको जीवन में सुख नहीं मिलते, विवाह इत्यादि नहीं होता, संतान इत्यादि नहीं होती। भगवान भी कहते हैं कि तेरा सब पिछला जो ऋण है वो सब चुकता हो चुका है, अब अगले ऋण क्यों बढ़ा रहा है, अब तो जीवन से मुक्ति का प्रयास कर। तो पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि पुत्र होने के बाद ही व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं, परिवार बढ़ने लगता है, तो व्यक्ति जो है वो जीवन जाल में फंसता चला जाता है। इसलिए पंचम भाव प्रारब्ध का भाव भी है, पिछले प्रारब्ध का, और पुत्र का भाव भी है। यह आध्यात्मिक विद्याओं का भी भाव है। यदि ये भाव एक्टिव हो, किस तरह से होगा ये मैं आगे बताऊंगा। यदि ये भाव एक्टिव हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक विद्याएं मिलती हैं, गुरु प्रदत्त विद्याएं का वो भागी बनता है, और आध्यात्मिक गुरुओं का सानिध्य उसको मिलता है। जीवन में स्पिरिचुअल विद्याएं मिलती हैं, आध्यात्मिक उन्नति उसके जीवन में होती है। तो ये पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। उच्च शिक्षा का भाव भी यही है। व्यक्ति को हायर एजुकेशन में जाना है तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हम पंचम भाव को देखते हैं। आगे आइए छठे भाव पर। छठे भाव को हम रोग भाव भी कहते हैं। रोग, रिपु, ऋण। ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है कि तीन प्रमुख बातों का विचार छठे भाव से करें। रोग, रिपु, ऋण। रोग का मतलब बीमारियां, रिपु का मतलब शत्रुता, और ऋण का मतलब कर्जा, लोन। लोन आजकल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आजकल व्यक्ति छोटे से छोटा मोबाइल भी लोन पर खरीद रहा है, जमीन की या मकान की तो बात आप छोड़ दीजिए। तो लोन कितना रहेगा, ऋणग्रस्त रहेगा, ऋण लेने के बाद चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। तो ज्योतिष काउंसलिंग का भी काम करती है। कोई व्यक्ति आपसे ऋण लेने जा रहा है, आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, और आप उसका अध्ययन कर चुके हैं भली ही भांति कि ये मेरे द्वारा मुझसे लिए गए ऋण को चुका भी पाएगा कि नहीं, तो ये स्थिति देख करके ही उसको लोन देने की जरूरत है।
तो ज्योतिष स्वयं को जानने की तो विद्या है ही है, साथ में आप जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, है ना, वो आपके साथ क्या करेगा, विश्वासघात तो नहीं करेगा। तो इन सारी बातों का विचार हम छठे भाव से कर लेते हैं। छठा भाव संघर्ष का भाव भी होता है। छठे भाव से संबंधित अगर ग्रहों की दशाएं व्यक्ति के जीवन में चल रही हैं तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीजों को पाने के लिए भी उसको अपार पुरुषार्थ का परिचय देना पड़ता है। चीजें आसानी से नहीं मिलती। तो ये छठे भाव से संबंधित फल हमारे हुए। अब आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव को दारा भाव कहा जाता है। मेरी आवाज तो साफ सुथरी आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी। सप्तम भाव को दारा भाव भी कहा जाता है। दारा संस्कृत में पत्नी को कहा जाता है। तो पत्नी से संबंधित विचार, जीवन संगिनी या जीवन साथी का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव लग्न के ठीक सामने होता है। देखिए, लग्न को हम कहते हैं शरीर, हमारा शरीर लग्न है, और सप्तम भाव हमारी पत्नी का भाव है। आप हर जन्म पत्रिका में देखना, आपको लग्नेश और सप्तमेश दोनों आपस में शत्रु मिलेंगे। अभी मैं समझाऊंगा शत्रु मित्रता कैसे होती है। तो सप्तम भाव से पत्नी का विचार होता है। पत्नी चूंकि जीवन साथी है, तो इसी के द्वारा ज्योतिषी ने क्या किया, ऋषियों ने हमारे सप्तम भाव को जो आप व्यापार इत्यादि करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के जो पार्टनर होते हैं आपके, उन बातों का विचार भी हम सप्तम भाव से ही कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पार्टनर हैं। तो मेनली सप्तम भाव जो है वो जीवन साथी, पत्नी, पत्नी का रूप रंग गुण इत्यादि, और पत्नी से सुख या पत्नी का सुख संबंधित सारी बातों का विचार सप्तम भाव से कर लेते हैं। अष्टम भाव को हम आयु का भाव या मृत्यु का भाव भी कहते हैं। आयु और मृत्यु के अलावा इस भाव को छिद्र भाव भी कहा जाता है। छिद्र मतलब छेद होता है। रंध्र भाव भी कहते हैं। ज्योतिष में इसके लिए एक शब्द आया है, रंध्र भाव। तो अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का भाव है। व्यक्ति की जो मृत्यु होगी, व्यक्ति का जो अंत समय होगा वो कैसे होगा, व्यक्ति बीमारी से मरेगा, या स्वाभाविक मृत्यु का शिकार होगा, अथवा किसी देव स्थान के पास जाके मरेगा, रेल से कट के मरेगा। माने मृत्यु का जो अंत होगा वो कैसे होगा, आग से जल के मरेगा कि शस्त्र से मरेगा, सुसाइड करके मरेगा कि जो है जहर खा के मरेगा, कैसे मरेगा, मतलब मरने से संबंधित सारी बातों का विचार करते हैं हम लोग अष्टम भाव से। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो उनका अष्टम भाव बिगड़ा हुआ है। जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी गोली मारकर हत्या हुई थी, उनका अष्टम भाव बिगड़ा हुआ है। यदि इस अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, क्रूर ग्रह बैठ जाएं, या ये भाव अ, जो भी है मतलब डीएक्टिवेट हो जाए, बहुत एक्टिव हो जाए या बहुत डीएक्टिवेट हो जाए, तो ये साफ संकेत करता है कि व्यक्ति को मृत्यु से संबंधित, व्यक्ति के अंत काल में कुछ ना कुछ जो है वो दुर्घटना बनती है। नवम भाव पर आ जाते हैं हम लोग। हाँ छोड़िए, अष्टम भाव क्या मृत्यु का ही भाव नहीं, अष्टम भाव अनुसंधान का भाव भी है। व्यक्ति जीवन में रिसर्च करेगा कि नहीं करेगा, है ना, रिसर्च जो है शोध कार्य उसके जीवन में होगा नहीं होगा उसके द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि हर भाव केवल नेगेटिव ही विषयों से भरा हुआ हो। हर भाव का विचार कई चीजों से देखा जा रहा है। मान लीजिए आप कोई बच्चा है 22-23 साल का, और अष्टम भाव से संबंधित ग्रहों की दशाएं जीवन में चल रही हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। हम ये भी कहेंगे कि हो सकता है व्यक्ति उच्च शिक्षा में अपनी पढ़ाई में कोई रिसर्च करने जा रहा हो, तो ये व्यक्ति देश काल के हिसाब से हम फलित करेंगे। तो इन सारी बातों का विचार हमने जाना था पिछले सत्र में कि कुछ लक्षण बताए गए हैं दैवज्ञ के, ज्योतिषी के, कि ऊहा पुहो देश कालक दिग्ग का विचार करने वाला व्यक्ति हो। ऐसा ना हो कि अष्टम भाव को देखते ही सीधा बोल दे कि तेरी तो मृत्यु होने वाली है। तो ऐसे ज्योतिषी के पास कोई नहीं जाएगा अपना समय दिखाने के लिए व्यक्ति को। सर, हाँ जी। ये तो अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं हाँ, उनके हिसाब से देखा जाता होगा। के हिसाब से कि वो देखा जाए। उनके अभी बिल्कुल। आपने बताया क्रूर ग्रह है हाँ, तो मृत्यु या कुछ भी नुकसान होगा, तो और कुछ अगर ना अच्छे होगा। ग्रह हैं हाँ, आतंकवादी जो तो वो होते हैं, अच्छा होगा। आतंकवादी भी तो रिसर्च करते हैं ताजमहल होटल को उड़ाने के लिए। होटल ताज को उड़ाया उन्होंने, उनकी रिसर्च जो है वो क्रूर कामों में हुई, है ना। तो जी। व्यक्ति की प्रकृति किस तरह से है, हो सकता है व्यक्ति जो है
कुछ और करने जा रहा हो, ऐसा नेगेटिव करने जा रहा हो जिससे जन समुदाय का अहित होना हो, तो लेकिन मेनली। होगा नहीं भी। हाँ। हाँ, ये हाँ। है इसमें। और तीसरा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है अष्टम भाव से जुड़ा हुआ, वो है आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक अनुभूतियां जो इस लोक से संबंधित नहीं होती, स्पिरिचुअल अनुभूतियां। अगर व्यक्ति की अष्टम भाव की दशा चल रही है और व्यक्ति साफ सुथरा जीवन जी रहा है, सात्विक जीवन जी रहा है, कुछ साधना इत्यादि कर रहा है, और अष्टम भाव से जुड़े हुए ग्रहों की दशाएं जीवन में आ रही हैं, तो ये जान लीजिए कि कुछ ना कुछ उसको आध्यात्मिक मिलने जा रहा है, जो उसको सराबोर कर देगा उस आध्यात्मिक आनंद से। है ना? तो अष्टम भाव बड़ा काम का भाव है। आयु का भाव भी है, व्यक्ति अल्पायु रहेगी, मध्य आयु रहेगी या दीर्घायु रहेगी, इन सारी बातों का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। नवम भाव। नवम भाव के बारे में लिखा गया है, दानम धर्म सुतीर्थ सेवन तपो गुरुवादि भक्त औषधा चारा तिष्ठ विशुद्धि देव भजने विद्याश्रमो वैभव। वैभव का विचार, विद्या में जो श्रम कर रहा है उसका विचार, देव भजने यानी देवताओं का भजन कितना करेगा, व्यक्ति धार्मिक रहेगा कि नहीं रहेगा, अथवा नास्तिकता पूर्ण जीवन बिताएगा। तो नवम भाव को इसलिए भाग्य भाव कहा गया, क्योंकि धर्म से ही व्यक्ति का भाग्य बढ़ता है। व्यक्ति धार्मिक रहेगा, दान कितना करेगा, धर्म के कार्य कितना करेगा, तीर्थों का सेवन करेगा कि नहीं करेगा, तपस्या कितनी करेगा, तो इन सारी बातों का विचार हम नवम भाव से करते हैं। नवम भाव की दशा जीवन में व्यक्ति के आ जाए तो व्यक्तियों को आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी गुरु से गुरु मंत्र की दीक्षा भी मिल जाती है। मेरे जीवन में जब इस भाव की दशा आई तो मुझे जगत गुरु शंकराचार्य से मंत्र की दीक्षा मुझको मिली। मेरे गुरुजी ने कहा था कि जब नवमेश की दशा जीवन में आएगी, शानदार समय होगा, जीवन को बनाने वाला समय होगा। मुख्यमंत्री से मुझे अवार्ड मिला था, नवम भाव की दशा में ही मिला था। तो ये भाग्य भाव है। तो भाग्येश, नवम भाव में जो भी राशि होगी उसको हम नवमेश कहेंगे या भाग्येश भी कह देंगे। तो आप लोग देखिए आपकी जन्म पत्रिका में नवमेश कौन है, नवम भाव के स्वामी कौन है, उनकी दशा जब जीवन में आएगी तो बहुत अच्छा फल देने वाली होगी, जीवन को उठाने वाली दशा होती है नवमेश की। आगे बढ़ जाइए। दशम भाव। दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, व्यक्ति की आजीविका कैसी रहेगी, सरकारी क्षेत्र में काम करेगा अथवा प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। सरकारी से मतलब राजा के सानिध्य में रहेगा कि राजा से दूर रहेगा, ज्योतिष के ग्रंथों में ये लिखा है, वहां पर प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब का जो है संदर्भ नहीं है। लेकिन हम उसको ऐसे ले लेते हैं जहां पर जो योग बताए गए हैं कि राजा के सानिध्य में रहेगा, मतलब राजा के पास रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में रहेगा। आजीविका कब मिलेगी, जीवन के किस आयु में व्यक्ति को जॉब मिलेगी, इस बात का विचार भी हम दसम भाव से कर लेते हैं। व्यक्ति कितना कर्मनिष्ठ रहेगा या आलसी रहेगा, इस बात का विचार भी दसम भाव से किया जाता है। एकादश भाव को लाभ भाव, हाँ सॉरी, दसम भाव को हम पिता का भाव भी कहते हैं। पिता के जीवन में स्थिति कैसी रहेगी, पिता की आजीविका का स्तर भी हम यहीं से चेक करते हैं, पिता का स्वभाव कैसा रहेगा। तो पिता से जुड़े हुए विषय देखिए, माता के ठीक सामने पिता का भाव है। चतुर्थ भाव अभी हमने पढ़ा था ना, चतुर्थ भाव मातृ भाव होता है, माता का भाव, तो माता के ठीक सामने पिता का भाव हो गया। सप्तम, ठीक सातवां भाव जो होता है वो अपने से अपोजिट भाव होता है। जैसे लग्न आप हैं, प्रथम भाव आप हैं और सप्तम भाव आपकी जीवन संगनी है, ऐसे ही चतुर्थ भाव माता है, तो ठीक सातवां यानी कि दसम भाव आपके पिता हैं। ऐसे करके इसका विचार किया जाता है। एकादश भाव को हम लाभ भाव कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। आपको जीवन में किस कितने ऐश्वर्यों का लाभ मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा कि नहीं होगा, इन सारी बातों का विचार हम जो है एकादश भाव से करते हैं। एकादश भाव के संबंध में बहुत सारे श्लोक हमको मिलते हैं। लाभ है सर्व विधि दुराश सकला दायो पराधीनता ज्येष्ठ भ्रातृ पितृव्य निर्जर गणार्चा सात्विकोपासनम, सात्विक उपासना का लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और पराधीनता, माने पराधीन रहेंगे कि स्वाधीन रहेंगे। स्वाधीन सपने पराधीन सपने हूँ सुख नाही, लिखा है ना कहीं पर, पराधीनता में सुख नहीं मिलता, स्वाधीनता में ही सुख है, तो वो भी एक तरह का लाभ है। आप किसी के दास तो नहीं रहेंगे। ज्येष्ठ भ्राता का विचार हम यहाँ से कर लेते हैं, बड़े भाई का जीवन में आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि ये लाभ आपका कमजोर है तो ज्यादा बड़े भाई के पचड़े में मत पड़िए, ज्यादा सेवा सत्कार मत करिए उनका।
ये जीवन में लाभ नहीं मिलना उनसे तो। नमस्कार इत्यादि तक सीमित रहिए बस। धनार्जन, जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन हमको उतना लाभ नहीं मिलता, तो ये यही है, वो एकादश भाव उनका कमजोर होता है, निर्बल होता है। तो इन सारी बातों का लाभ, विद्याओं का लाभ, देखिए पंचम भाव के ठीक सामने एकादश भाव होता है, तो आध्यात्मिक विद्याओं का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों भाव ठीक हैं तो पक्का जान लीजिए व्यक्ति कोई ना कोई आध्यात्मिक संत बनेगा। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में पंचम भाव और एकादश भाव बहुत मजबूत थे। उनकी जन्म पत्रिका मेरे पास है, आपके साथ कभी शेयर करूंगा। तो इस तरह से जानू, घुटना भी तो कहते हैं इसको। काल पुरुष की कुंडली जब हमने पढ़ी थी तो हमने जाना था। आगे आता है द्वादश भाव। द्वादश भाव के संबंध में लिखा गया है कि निद्रा भंग, मनोव्यथे, अधिक युगल सन्नो भयम बंधनम पीड़ा मुक्तिर्ण प्रमोचनम गजा स्वाहा पितृवित्तम रिपुहु। अर्थ है इसका, निद्रा भंगम, ऐसे में जिन लोगों की निद्रा, अचानक नींद टूट जाती है, निद्रा भंग हो जाती है। मन का दुख, मनोव्यथे, कैसा दुख मिलेगा जीवन में, दुख ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। पांव का विचार यहाँ से कर लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो अंतिम राशि है मीन राशि, और जो 12वां भाव है वो पैरों को इंडिकेट करता है। सिर से लेकर के हम चले ना, प्रथम भाव सिर हुआ, फिर मुख हुआ, फिर बाहु, भुजाएं, हृदय, पेट, ऐसे करके चलते चलते 12वें खाने पे आ गए, ये पैर आ गया आपका। तो दोनों पैर कैसे रहेंगे, बाहरी यात्राएं आप कितनी करेंगे, शत्रु से भय कितना मिलेगा, कारावास तो नहीं मिलेगा आपको, जेल में तो नहीं जाओगे। इन बातों का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। शैया सुख का विचार भी यहाँ से किया जाता है। व्यक्ति को अपने जीवन संगनी के साथ शैया सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भी द्वादश भाव तय करता है। स्वर्ग गमन, स्वर्ग को जाएगा कि नहीं जाएगा, अथवा लौट करके वापस पृथ्वी लोक पर ही आएगा, पुनः उसका जन्म होगा, इसका विचार भी हम यहाँ से करते हैं। बाईं आंख, जैसे दूसरा भाव दाईं आंख को था, 12वां भाव बाईं आंख के लिए है, लेफ्ट आई के लिए है। बाईं आंख प्रभावित तो नहीं होगी, इन बातों का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। दूसरा पति या दूसरी पत्नी तो जीवन में नहीं आएगी, अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो व्यक्ति का शैया भाव बिगड़ जाता है। पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन व्यक्ति जीवन में करेगा कि नहीं करेगा, इन बातों का विचार भी हम द्वादश भाव से करते हैं। विवाहेतर, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर चल रहे हैं, उनमें इस भाव का योगदान होता है। अधिकार की कमी, कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति का डिमोशन हो जाता है, पदच्युत हो जाता है, तो कब होगा, यदि द्वादश भाव से संबंधित ग्रहों का दशा अवधि चल रही होगी, है ना। ये है, तो इन सारी बातों का विचार। धन का नाश, व्यय भाव भी कहा गया, खर्चा, कुछ लोग खर्चा ज्यादा करते हैं, कमाते कम है, तो उनका क्या होता है, एकादश भाव कमजोर होता है, द्वादश भाव मजबूत हो जाता है। तो व्यक्ति कमाते 10 रुपए हैं, खर्चा करते 15 रुपए हैं। शानो शौकत में जो लोग जीवन जीते हो, तो द्वादश भाव का संबंध बन जाता है। ये देखिए द्वादश भाव के ठीक सामने छठा भाव है, अभी हमने जाना था, छठे भाव को रोग रिपु ऋण कहते हैं। ऋण मतलब लोन का भाव, कर्जे का भाव है, और छठे भाव के ठीक सामने द्वादश भाव है। तो जब भी हम अध्ययन करेंगे आगे, तो हम ठीक सम्मुख भाव को अवश्य देखेंगे, दोनों से संबंधित मिला जुला प्रभाव जीवन के व्यक्ति को अवश्य मिलता है। मातृ भाव सर देखेंगे तो हम दशम भाव भी देखेंगे, क्योंकि माता और पिता का संबंध है, माता और पिता को अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये द्वादश भाव में हम जो है इन संबंधित विषयों का विचार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी इससे एक बात संबंधित। समझ में नहीं आई। जी। अच्छा, अब हमें इस कुंडली को देखने से लग रहा है कि छठम भाव जो है, षष्ठम, उसके आगे एकादश है, एक ही लाइन नहीं, में जैसे। नहीं, आप गिनिए, प्रथम भाव को एक मानिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए आप छठे भाव के ठीक सामने 12वां भाव आया नहीं आया। ठीक सामने का मतलब होता है संबंधित भाव से ठीक 7वां भाव। अब छठे भाव से 7 अच्छा गिनिए अच्छा। आप, छठे भाव को 1 मानिए, सप्तम भाव को 2 मानिए, अष्टम को 3 मानिए, नवम को 4 मानिए, दसम को 5 मानिए, अच्छा, एकादश को इस 6 तरह से मानिए। देखना है, सातवां भाव करके। हाँ, ठीक 7वां भाव सम्मुख होता है, सामने होता है, अच्छा अच्छा। ठीक 180 अंश पर। गणित में जैसे 180 अंश पर कौन सा कोण बन जाता है, छह, सात, ठीक
सीधा कोण होता है ना, ऋजु कोण बिल्कुल। तो ये 180 अंश का कोण है। प्रथम भाव के ठीक सामने कौन सा भाव है, बताइए। संभाव। प्रथम भाव के ठीक सामने कौन सा भाव है? सप्तम भाव। सप्तम भाव है। तृतीय भाव के ठीक सामने कौन सा भाव है? दशम भाव होगा सर। दशम भाव। पुत्र भाव के ठीक सामने कौन सा भाव है? भाव, एकादश भाव। एकादश भाव। एकादश भाव। द्वितीय भाव के ठीक सामने कौन सा भाव है? अष्टम भाव। अष्टम भाव। अब देखिए इसके दर्शन को समझिए। अब ऋषियों ने किस तरह से द्वादश भावों के विषयों को पिरोया है। लग्न है आप, आपका जन्म, आप पैदा हुए, आपने धन कमाना, कुटुंब में रहे, भाइयों का सुख आपको मिला, माता का सुख आपको मिला, फिर आपकी शिक्षा हुई, उच्च शिक्षा आपने प्राप्त की, पंचम भाव। ठीक है। शिक्षा के उपरांत, शिक्षा प्राप्त करने के बाद आजीविका के लिए प्रयास करना शुरू किया, छठा भाव। संघर्ष किया, पत्नी जीवन में आई, पत्नी जीवन में आई तो आयु कम होने लगी। ठीक है। उसके बाद आप जीवन संघर्ष से उबते हुए गए गुरुओं के पास, धर्म किया जीवन में, धर्म से कर्म मिला आपको, आजीविका का निर्धारण हुआ, उसके उपरांत आपको लाभ हुआ, और लाभ के बाद अंत में व्यय हुआ, मोक्ष हो गया आपका, मृत्यु हो गई आपकी, मुक्त हो गए आप। ये जो अंत में सर दर्शन कुछ है बचा नहीं। जी, अंत में फिर कुछ बचा नहीं। अंत में कुछ बचा नहीं, व्यय हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, है ना। तो प्रथम भाव का जो द्वादश भाव, जो 12वां भाव होता है, वो उसके ठीक विपरीत परिणाम देने वाला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये कुछ योग हैं। एक मिनट, इससे पहले आपको शत्रुता मित्रता के बारे में परिचय करा देते हैं। देखिए ये एक चार्ट आपके सामने बना हुआ है, शत्रुता और मित्रता से जुड़ा हुआ चार्ट है। इसमें ग्रहों की शत्रुता और मित्रता का वर्णन है, कैसे करके ग्रह एक दूसरे के शत्रु या मित्र होते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। चंद्रमा जो है, सूर्य, देखिए पहला ऊपर लिखा है ग्रह के आगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और ग्रह के नीचे लिखा है मित्र, सम, शत्रु। तो ग्रहों की प्रकृति है ये ऊर्जाओं के आधार पर, कि सूर्य के जो मित्र हैं वो है चंद्रमा, मंगल और गुरु, है ना। सूर्य के नीचे और मित्र के सामने आप देखिए तो लिखा है चंद्रमा, मंगल और गुरु, सूर्य के ये मित्र होते हैं। बुध जो होता है वह सम होता है। बुध जो है सूर्य के लिए ना मित्र है ना शत्रु है, तटस्थ भाव से है वो। और शत्रु कौन है सूर्य के? शनि शनि और और शुक्र। शुक्र है ना। इसको आपको बैठाना पड़ेगा। ये जो चार्ट है, ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र, उत्तर कालामृत, सर्वार्थ चिंतामणि, बृहद जातकम, समस्त ग्रंथों का सार है। सारे ही ऋषियों ने ग्रहों की शत्रुता और मित्रता को इसी प्रकार व्यक्त किया है। चंद्रमा, चंद्रमा के मित्र कौन है? सूर्य और बुध हैं, सूर्य और बुध। है ना। सम कौन है? मंगल, गुरु, मंगल, शुक्र गुरु, और शनि। शुक्र और शनि। ये ना शत्रु है ना मित्र है, सम है। और चंद्रमा के शत्रु कोई नहीं है। कोई नहीं। अब देखिए चंद्रमा के शत्रु कोई नहीं है। चंद्रमा कौन है? मन है आपके। सूर्य कौन है? आपकी आत्मा है। तो शत्रुता और मित्रता जो होती है वो मन से होती है। यदि आपने मन पर नियंत्रण कर लिया, चंद्रमा पर नियंत्रण कर लिया, तो आपके शत्रु कोई नहीं रहेंगे। ये ज्योतिष का दर्शन कहता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई शत्रु नहीं है। शत्रुता और मित्रता जो होती है वो मन से होती है। मंगल के मित्र कौन है? सूर्य, गुरु और चंद्रमा, ये मित्र ग्रह हैं। मंगल इनको अपना मित्र मानता है। मंगल शुक्र और शनि को सम मानता है, और बुध को अपना शत्रु मानता है। इनके पीछे भी दर्शन है, बड़ी कहानियां हैं पुराणों में। मैं आपको अगले टर्म में समझाऊंगा, नहीं तो विषय छूट जाएगा। आगे लूंगा मैं सारे विषय, किस प्रकार से शत्रुता मित्रता का निर्धारण किया गया है। बुध के लिए सूर्य और शुक्र मित्र हैं, मंगल, गुरु और शनि ये सम हैं, चंद्रमा उनके शत्रु हैं।
बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते अपना, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा से शत्रुता रखता है। एक कथा भी मिलती है पुराणों में। गुरु, सूर्य, चंद्र और मंगल, ये इनके मित्र हैं। शनि सम है, बुध और शुक्र शत्रु हैं। शुक्र के लिए बुध और शनि मित्र हैं, मंगल और गुरु सम हैं, सूर्य और चंद्रमा शत्रु हैं। शनि के लिए बुध और शुक्र मित्र हैं, सम है गुरु, और शत्रु हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। अगली जब छठी कार्यशाला हमारी होगी तो जो आगे हम लोग योग पढ़ेंगे वो इसी आधार पर है कि चंद्रमा यदि शत्रु भाव में बैठा हो, मंगल यदि शत्रु की राशि में बैठा हो, तो आप इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, वरना आप अगले योग नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। इससे संबंधित कोई प्रश्न किसी का हो तो आप पूछें। सर अगर एक ही राशि में शत्रु, मतलब एक ही भाव में शत्रु राशि बैठी हो, मतलब ये जैसे सूर्य के साथ शनि या शुक्र हो, तो हाँ, उसका प्रभाव होगा फिर? अब देखिए, एक आप हैं और एक आपके शत्रु हैं, और एक ही घर में बैठे हैं, तो क्या करेंगे आप दोनों? लड़ाई करेंगे, लड़ाई होगी उनमें। लड़ाई होगी, तो यानी संबंधित भाव जो है, जिस भाव में बैठे हैं वो भाव बिगड़ेगा। हम्म। वो जिस जिस स्थान पर आप खड़े हैं उस स्थान पर अशांति मचाएंगे आप, दोनों लड़ेंगे तो बाकी लोग तमाशा देखेंगे, और जिस कार्यक्रम में आप इकट्ठा हुए हैं उस कार्यक्रम में बाधा पहुंचेगी। है ना? तो यही ग्रहों की प्रकृति है। यदि विपरीत स्वभाव के दो ग्रह एक ही भाव में बैठ जाएं, अब देखिए ये तो है नैसर्गिक मित्रता, ये है नैसर्गिक मित्रता। नैसर्गिक मतलब कि सूर्य जो है वो शनि और शुक्र को अपना शत्रु मानता है। जी। यद्यपि शनि को सूर्य का पुत्र भी कहा गया है। शनि जी जो कहा। है उनको सूर्य का पुत्र कहा गया है, सौरी भी नाम है दूसरा शनि का। तो शत्रुता, सूर्य कौन है? पिता। शनि है उनके पुत्र। पिता और पुत्र में शत्रुता नहीं होती। पिता और पुत्र में विचार वैमनस्यता का भाव होता है। पिता प्राचीन पीढ़ी के हैं, पुत्र नई पीढ़ी का है। पिता कह रहे हैं दाएं चलो, पुत्र कह रहा है बाएं चलो। है ना? तो सूर्य और शनि के बीच में जो शत्रुता है उसके पीछे यही एक दर्शन है कि पिता और पुत्र की वैचारिक वैमनस्यता। जी। तो ये नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता है, ये हमेशा ऐसी की ऐसी रहती है, लेकिन ये बदल भी जाती है। बदल कैसे जाती है देखिए, आगे पढ़ते हैं इसको हम थोड़ा सा। कौशिक जी नमस्कार। मेरा एक कर प्रश्न सकते। था इसी से रिलेटेड। जी। ये इसमें आपने 6 ग्रह लिए हैं, राहु केतु का कहीं वो नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। राहु केतु की अपनी कोई शत्रुता मित्रता नहीं होती। राहु केतु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। राहु और केतु जी। जो है वो पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर, जो पृथ्वी का परिक्रमण पथ है और जो चंद्रमा हम्म। का परिक्रमण पथ है पृथ्वी के चारों तरफ, तो पृथ्वी की हम्म। परिक्रमा पथ को चंद्रमा जिस जिस अक्ष पर काट देता है, दो अक्षों पर काटता है, साउथ अक्ष और नॉर्थ अक्ष, उसी को हम कटान हम्म। बिंदु को राहु और केतु कहते हैं। है ना? हम्म। तो राहु केतु दरअसल क्या है? परिक्रमण पथ का एक कटान बिंदु है। तो वो कटान कहाँ कहाँ हो रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए राहु केतु की नैसर्गिक शत्रुता या मित्रता नहीं होती। राहु और केतु किस अच्छा। किस भाव में बैठे हैं, किस किस राशि में बैठे हैं, उसके हिसाब से तय होता है। वो ग्रहों के संयोग वियोग से निर्धारित करते हैं। राहु केतु की अपनी कोई शत्रुता मित्रता नहीं है। अच्छा, और अगर ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो जो हमारे और 2 ग्रह हैं। हाँ, मॉडर्न साइंस के हिसाब से ग्रहों की परिभाषा अलग है, और हमारे ज्योतिष जी। में ग्रहों की परिभाषा अलग है। हम ग्रह उसको कहते हैं जो अ, ग्रह का मतलब है जो हमको सीधा सीधा पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। हम्म। है ना? वो लोग प्लेनेट्स की परिभाषा मानते हैं कि जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं वह सबके सब हम्म। प्लेनेट हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने अपनी उस परिभाषा को भी बदल बदल डाला। पहले उन्होंने प्लूटो को ग्रह मान लिया, प्लेनेट्स को, फिर उनको बाद में जी। पता जी। चला कि प्लूटो तो प्लेनेट ही नहीं है, वो तो अपनी कक्षा का अतिक्रमण कर डालता है। है ना? हम्म। तो वो उनकी जो जी। प्लेनेट्स की परिभाषा है वो केवल ग्रहों को केवल एक खगोलीय पिंड मात्र मानते हैं। उनका और हम्म। हमारा जो विचार है वो अलग है। हम लोग कहते हैं कि जड़ और चेतन तत्व दोनों में है, सभी में है। ग्रह केवल जड़ नहीं है, उनमें चेतन तत्व भी है, परमात्मा का अंश भी है। वो ग्रह परमात्मा अंश है। ग्रहों का जो परिक्रमण है, जो ग्रहों का भ्रमण है, घूमते हुए जो स्थितियां बनाते हैं जन पत्रिका के माध्यम से, वो हमको सूचित करते हैं फलानी ग्रह चारेण सूचयंती मनीषिण,
कि ग्रहों का जो इन जो संयोग और वियोग है वो बताता है कि जीवन में कब कब हमारे जीवन में सुख और दुख आ रहा है, कब कब उत्थान और पतन आ रहा है। परमात्मा का इशारा है, परमात्मा का संकेत है ग्रह, इसलिए हम ग्रहों की पूजा करते हैं, क्योंकि हम ग्रहों को जी केवल खगोलीय पिंड नहीं मानते। ग्रहों से जो हमको जी रश्मियां मिलती हैं वो हमारे जीवन में सुख और दुख को उत्पन्न करती हैं। अभी पूस के महीने में सूरज नहीं निकलेगा, व्यक्ति दीनहीन हो जाएंगे, है ना। तो ऊर्जा है, चैतन्यता है, तो ज्योतिष में यही कारण रहा होगा कि ऋषियों ने इनको परमात्मा के तुल्य माना, परमात्मा के अंश हैं। जो हमारे यहाँ सूर्य, भगवान राम और भगवान कृष्ण के अवतार हुए हैं, वो भी सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों को, ऊर्जा को लेकर के हुए हैं। ये बड़ा रिसर्च का विषय है, इस पर रिसर्च करनी जरूरी है। आप कर सकते हैं, आप फिजिक्स के जुड़े हुए हैं। जी जी सर, जी। इसीलिए मेरा प्रश्न था। मेरा हाँ ज्ञानवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। सर। तो सर आगे मेरा अब हम। एक क्वेश्चन और है। गुरु जी एक प्रश्न और है, ये जानना चाहते हैं जैसे ये आजकल टीवी पे जो भविष्यवाणी आती है हमारे ज्योतिषाचार्य उसमें बताते हैं, तो उसमें जैसे राहु का, केतु का, ये इस तरह के, ये मतलब क्या ये मॉडर्न को लेकर के करते हैं या ये जो प्राचीन समय के उसके आधार पे ये बताते राहु केतु का जो फलित करते हैं, ये लोग प्राचीन सिद्धांत के आधार पर ही कर रहे हैं। मॉडर्न व्यू जोड़ने की जरूरत है। हालांकि ऋषि तो हमारे मॉडर्न ही थे, साइंटिस्ट ही थे। भाई ग्रहों का पता तो उन्होंने सालों हजारों वर्ष पहले लगा लिया था कि जो आकाश मंडल में हमारा सौर मंडल के जो ग्रह घूम रहे हैं वो पृथ्वी को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। तो ऋषि अब वैज्ञानिकों ने तो आकर के अब उस चीज को ढूंढा है। अभी 100-150 साल पहले का विज्ञान है। जिस विज्ञान को आप विज्ञान कह रहे हैं, अभी तो वो शिशु है, अबोध शिशु है। हमारे यहाँ पर गर्ग संहिता में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, अनंत अनंत खगोलीय पिंड, अनंत अनंत सौर मंडल गेंद की भांति लुढ़के हुए हैं। आचार्य गर्ग ने लिखा है गर्ग संहिता में। ऋषि अब आकर, मॉडर्न साइंटिस्ट अब आकर के बता रहे हैं कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे मिल्की वेज हैं। तो हमको अपने प्राचीन ग्रंथों की तरफ भी लौटना पड़ेगा, और हम विज्ञान को दुत्कार भी नहीं सकते। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में अपने प्राचीन सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा हमको। मेरा जो निःशुल्क ज्योतिष कार्यशाला का उद्देश्य था वो यही था। अब जैसे ग्रहों की प्रकृति को हमने पढ़ा, शत्रुता और मित्रता का भाव हमने पढ़ा, तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ, जैसे सूर्य क्या है, सूर्य जो है प्रकाश के ग्रह है ना, ऊर्जा के ग्रह हैं, रोशनी के ग्रह हैं। और शनि क्या है, शनि बहुत दूर है। आप अगर सौर मंडल का अध्ययन करें तो शनि की जो स्थिति है वो सबसे दूर है। सबसे दूर शनि का जो अक्ष है वो बहुत दूर है। सूर्य के पास निकटतम बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, और अंत में फिर आकर के आपको शनि की स्थिति मिलती है। तो शनि दूर है, तो वहां तक सूर्य के प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है पृथ्वी की तुलना में, है ना। तो इसलिए जो है, अब चूंकि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, तो इसलिए चंद्रमा को सूर्य का मित्र मान लिया, शनि को जो है शत्रु मान लिया, क्योंकि शनि तक जो है, शनि एक तरह से अंधकार का प्रतीक हो गया। एक अंधकार है और एक प्रकाश है, तो दोनों में यही शत्रुता और मित्रता है। एक अपोजिट व्यू का है ना। एक में प्रतिकूलता है, एक में अनुकूलता है, तो दोनों के दोनों विपरीत अर्थ का द्योतक है। सर मेरा एक क्वेश्चन और था। जी सर जब ये चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, जी। तो फिर बुध ग्रह का चंद्रमा जैसे शत्रु में दिया हुआ है, तो ये कैसे हो गया फिर? हाँ मैं बताऊंगा, इसके पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है। विषय बहुत लंबा हो जाएगा और मेरा आज का सेशन छूट जाएगा, मैं इस टॉपिक को आगे लूंगा। इन अच्छा। विषयों के, ग्रहों की शत्रुता मित्रता के पीछे दार्शनिक आधार भी है। वैज्ञानिक आधार तो है ही है, लेकिन हम्म, दार्शनिक आधार भी है। मैं पुराणों की कथाओं के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, हर एक ग्रह की एक अपनी कथा है। तो मैं केवल इतना कह देना चाह रहा हूँ कि फिलहाल आप ग्रहों की शत्रुता मित्रता का जो चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है, इसको जी थोड़ा सा अपने मनो मस्तिष्क में बैठा लीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर, आगे। ठीक ठीक। अब ये है पंचधा मैत्री। केवल ग्रह नैसर्गिक मित्र या शत्रु ही नहीं होते, तात्कालिक मित्रता भी होती है। ऐसा कहते हैं, ज्योतिष में वर्णित है कि यदि कोई ग्रह दूसरे या तीसरे भाव में बैठा है तो वह मित्र हो जाता है। जैसे सूर्य से चंद्रमा दूसरे भाव में बैठ जाए तो वो मित्र हो गया, है ना। अब देखिए सूर्य का चंद्रमा कौन है, वास्तविक रूप से कौन है, चार्ट में देखिए आप, सूर्य का चंद्रमा मित्र है। और तात्कालिक मतलब जन्म पत्रिका में भी सूर्य से दूसरे भाव पर बैठा है तो वह भी मित्र हो गया। तो मित्र और मित्र मिलकर के बन गया अधिमित्र। अधिमित्र मतलब अत्यधिक मित्र हो गए, मित्रता बढ़ गई। तो ऐसे ही कोई ग्रह किसी का सम है और जन्म पत्रिका में उसमें तात्कालिक मित्रता बन रही है, तो सम और मित्र मिलकर के मित्र हो जाता है।
ऐसे ही शत्रु है, नैसर्गिक शत्रुता है, जैसे सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, लेकिन सूर्य से दूसरे भाव में शनि बैठ गए, वहां पर मित्र बन गए, तो शत्रु और मित्र मिलकर के सम हो गए। अब हम क्या कहेंगे कि उस जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि जो है वो शत्रु नहीं है बल्कि सम हो गए हैं अब। तो नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता के परिणाम से पंचधा मैत्री बन जाती है। ये 5 तरीके की जो शत्रुता मित्रताएं हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। जैसे गणित में आपका माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है ना, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता के पर जो मिश्रित फल मिलता है उसी को हम पंचधा मैत्री कहते हैं। तो पंचधा मैत्री का प्रभाव ही ज्योतिष में वास्तविक प्रभाव है। तात्कालिक मित्रता, सूर्य से दूसरे भाव में शनि है या सूर्य से तीसरे भाव में शनि है, मतलब सूर्य से कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, कि उससे संबंधित जो ऊर्जा का जो समुच्चय मिल रहा है, सेट मिल रहा है। मैथमेटिक्स में एक टर्म आता है ना, समुच्चय, सेट, सारी चीजों का सामूहिक जोड़, तो वो कितना मिल रहा है अंश के हिसाब से। तात्कालिक जो जन्म पत्रिका हमने बनाई है उसको हम तात्कालिक मित्रता कहते हैं। और नैसर्गिक मित्रता ये तो फिक्स है ही है कि सूर्य के जो है वो बुध वो हमेशा सम ही रहेंगे, बुध के जो है वो शत्रु कौन है, शुक्र है। तो इस तरह से जो है ये रहेगी। लेकिन केवल नैसर्गिक मित्रता के आधार पर हम फलादेश नहीं करते, हम ये भी देखते हैं कि तात्कालिक मित्रता बन रही है कि शत्रुता बन रही है। दोनों का रिजल्ट मिला करके हम उसको कहते हैं कि पंचधा मैत्री में क्या बने, वो मित्र बने कि सम बने कि शत्रु बने कि अधिमित्र बने, तो जो बने उसी के हिसाब से फलादेश किया जाएगा। क्लियर यहां तक? जी सर। जी। जी सर। ये योगी जी का एक इन्होंने सेमिनार कराया था अपना, गोरखपुर में हुआ था, मैं चूक गया था, बड़ा अच्छा अवसर था। और ये उनका स्टेटमेंट था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ज्योतिष का और आयुर्वेद का संबंध जो है इन्होंने प्रदर्शित किया है। अब मैं आपके साथ कुछ योगों की चर्चा करता हूं। हम्म, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। आज जी सर, दिखाई दे 3 योग हैं। एक अधम योग होता है, एक सम योग होता है, एक वरिष्ठ योग होता है ज्योतिष में। अधम योग कैसे बनता है? यदि सूर्य से चंद्रमा 1, 4, 7, 10 वे भाव में हो तो अधम योग बन जाता है। इसी तरह सूर्य से चंद्रमा 2, 5, 8, 11वें भाव में हो तो सम योग बन जाता है। और सूर्य से चंद्रमा 3, 6, 9, 12वें भाव में हो तो वरिष्ठ योग बन जाता है। 1, 4, 7, 10 इनको हम केंद्र भाव कहते हैं, ये आप जान चुके हैं पीछे की कार्यशालाओं में। 2, 5, 8, 11 इनको पणफर भाव कहते हैं, ये भी आप जान चुके हैं। और 3, 6, 9, 12 इनको हम आपोक्लिम कहते हैं, ये भी आप समझ चुके हैं। तो सूर्य से चंद्रमा कौन से भाव में है उसके हिसाब से इन तीनों योगों का निर्धारण हो जाता है। अब मैं एक कुंडली के माध्यम से आपको इस तथ्य को स्पष्ट करता हूं और अधिक। इसको नोट कर लीजिए जिनको नोट करना हो। नोट कर चुके हो तो मैं इसको हटा देता हूं। कर लिया इस सर। जी। बस 10 सेकंड। अभी एक स्क्रीन पर मैं कुछ जन पत्रिकाएं शेयर करूंगा और आप इन योगों को इनमें परखना कि कौन कौन सा योग बन रहा है। सूर्य से चंद्रमा के सापेक्ष जो स्थितियां बनती हैं वो बड़ा जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती।
चलिए, ये कथा चल रही है हमारी कॉलोनी में और इतना शोर हो रहा है इस समय। कथा 3 बजे होनी है लेकिन लाउड स्पीकर अभी चला दिया गया है। हिंदुओं की इतनी बड़ी दुर्गति है, वो लाउड स्पीकर चलाने मात्र को ही धर्म समझ लेते हैं। ये एक जन्म पत्रिका आपके सामने लिखी हुई है, दिखाई दे रही है सभी को? जी सर जी दिखाई। दिखाई दे रही है सर। जी। जी सर। इसमें आप बताइए कि सूर्य से चंद्रमा कौन से भाव में है। सूर्य को एक मानिए, जहां पर सूर्य लिखा है उसको 1 नंबर मानिए और वहां से आगे के भावों को गिनते चले जाइए। सर एक, थोड़ा जूम कर दीजिए जरा सा। हाँ, सर 9वें भाव में। 10वें भाव में। 10वें भाव में चंद्रमा है 10वें भाव में। है ना? सूर्य से 10वें भाव में चंद्रमा है तो कौन सा योग बना? अधम भाव। अधम भाव, अधम योग बन गया ये। जी। किसमें बताइए? अष्टम भाव में है, समयोग बनेगा। सूर्य से, सूर्य को एक मानिए, जहां सूर्य बैठे हैं उसको एक मानिए, सूर्य से आगे बढ़िए। वरिष्ठ वरिष्ठ दो, योग। हाँ, सूर्य से 8वें भाव में है तो वरिष्ठ योग, संयोग। वरिष्ठ योग। वरिष्ठ योग बन जाता वरिष्ठ है। योग। ठीक। नहीं, समयोग बनेगा गुरुदेव। संयोग ये इसका आठवें, मतलब आया होता सर, है। सर समयोग 8वें भाव भाव में था। आएगा। समयोग हाँ बनेगा। हाँ। सूर्य से चंद्रमा 8वें भाव में हो, 2, 5, संयोग है 8, संयोग। 11 में हो तो समयोग होता है। जी। अच्छा, इनका फल क्या है? इनका फल थोड़ा सा जान लीजिए आप। इन योगों का जो फल है वह क्या है? इसमें बताइए। अधम योग होगा 7वें भाव में। जी सर अधम योग है। और राजन जी आप मत बोलिए, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। जी जी ठीक है। यहाँ पर सूर्य से चंद्रमा सूर्य के ठीक सामने है तो हम ये कह देंगे, अब हम अधम। जान चुके हैं ना, ठीक जी सामने 7वां अधम भाव योग है। होता है ना? तो ये अधम योग हो गया है। ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें बताइए कौन सा योग है? अधम योग है सर। अधम। अधम योग है, बहुत 7वें बढ़िया। भाव में। हाँ अधम योग। कौन से भाव में है सूर्य से? चौथे 7वें भाव में। भाव नहीं। 7वें भाव में नहीं है, चौथे चौथे भाव में। भाव में। चौथे चौथे भाव में। चौथे चौथे भाव में। चौथे। हाँ, सूर्य से गिनिए, सूर्य से, सूर्य से चौथे जी। है भाव ना? में। अधम, सम, वरिष्ठ, ये जो 3 योग बनते हैं ये सूर्य से चंद्रमा कौन से भाव में है इस आधार पर बनते हैं। तो हम्म। सूर्य को एक, जहां सूर्य बैठे हैं वहां उसको एक मानिए, चाहे राशि कुछ भी लिखी हो वहां पर। सूर्य जहां बैठे हैं उस भाव को, उस खाने को 1 नंबर मानिए और उससे आगे गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4। तो चौथे खाने में, सूर्य से चौथे खाने में चंद्रमा बैठे हैं तो 1, 4, 7, 10वें खाने में चंद्रमा बैठे हो तो अधम योग बन जाता है। सर एक इस, चीज क्लियर करनी थी। जी, इसमें बताइए। सर ये तो उसी भाव में बैठे हुए हैं।
सर अधम योग ही हो गया क्या? सूर्य से कौन से भाव में चंद्रमा है? तो पहले में ही है, उसी में ही है। उसी भाव में है, योग होगा बाद एक में ही है। नहीं, मैंने तो तीसरे भाव भाव, में। मैंने भाव पूछा है। सूर्य से कौन से भाव में चंद्रमा है? प्रथम भाव में। पहले। पहले भाव में ही है, साथ ही है जी ना, तो पहले जी। भाव में। प्रथम और हाँ, तो यहाँ पर ईशांत जी बताइए, जी प्रथम भाग में प्रथम भाव में है तो कौन सा योग बना? हम योग से। अधम योग बना। इसमें बताइए। तो वरिष्ठ वरिष्ठ योग योग, 12वें वरिष्ठ भाव योग। में। बारहवें जी भाव सर, में 12वें वरिष्ठ। भाव में बैठे हैं चंद्रमा सूर्य से। चंद्रमा वरिष्ठ योग 12वें से। भाव में बैठे हैं तो वरिष्ठ वरिष्ठ योग। योग बन गया है। अब आपको करना क्या है? अब आपको दृक् पंचांग का प्रयोग करते हुए आपको ये देखना है कि संबंधित जन्म पत्रिका में कौन कौन से योग बन रहे हैं। ठीक है, देख लेंगे जी सर, जी देख लेंगे। और संबंधित चार्ट बना करके आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर या ग्रुप में, जैसा आप लोग उचित समझे, आप उसके हिसाब से मुझे भेजेंगे। सर एक तो क्वेरी थी। हाँ कितने जी, बनाने हैं सर, कितने? जितने बनाए, अधिक की तो कोई सीमा ही नहीं है, अधिक की कोई सीमा नहीं। देखिए, अब ये जो वरिष्ठ योग है ना, इसका फल लिखा है शास्त्रों में कि जीवन के जो बड़े बड़े सुख हैं व्यक्ति के, व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का जीवन साथी, है ना, पद प्रभाव, ये सारी चीजें उसको वरिष्ठ माने अधिक मिलती हैं। जिसमें अधम हो, अधम योग हो, वहां पर ये सब चीजें कम मिलती हैं। जहां पर सम हो वहां पर समान मात्रा में मिलती है, ना अधिक ना ज्यादा, मतलब लिमिटेड, ठीक ठाक, औसत। ये इसका फल होता है। अब इन पत्रिका में, इस पत्रिका में कौन सा संख्या योग उपस्थित है? ग्रह कितने भाव में बैठे हैं राहु केतु को छोड़कर? 6 भावों में। 6 भावों में दाम योग। 6 भावों में कैसे बैठे हैं सारे ग्रह? पुष्पेंद्र जी बताइए। सर 5 भावों में है, 5 सर भावों 5 में है। भाव है। घर में जी सर। जी, पाश योग है इसमें। पाश पाश योग है, योग है। पाश योग है सर। इसमें कौन सा योग है? 6। इसमें भी पाश योग है। जी योग 5 ही है सर, 5 भाग में पाँच पाश सर। योग ही है। 5 भावों में कैसे हैं सारे ग्रह? सर 6 भाव में है। 6 भावों में ग्रह बैठे हैं भाई, आप लोग ध्यान से देखिए। छह सर छह। तो कौन सा योग बना? सर 5 में कैसे हो गया दाम ये? योग। दाम योग। दाम योग। दाम योग है। यहाँ पर सारे ग्रह 6 भावों में बैठे हैं। देखिए, एक में सर एक मंगल बार है, बता दीजिए। एक में मंगल है, एक में चंद्रमा है, एक भाव में हम्म। शनि है, एक भाव में गुरु है। 4 भाव तो यही हो गए। एक भाव में बुध और सूर्य हैं, और एक भाव में शुक्र है। तो कुल मिलाकर के 6 भावों में सातों ग्रह बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर दाम योग है। इसमें बताइए कौन सा योग है? सर पाश योग। 5 है पाश योग। सभी लोग संतुष्ट हैं, इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं, पाश योग है इसमें? नहीं, नहीं सर। सर 5 ही तो भावों में है, 5 भावों में है, पाश योग बनेगा। नहीं, 7 कौन? भाव में शायद। 7 भावों में कैसे? राहु केतु को नहीं गिनते इसमें। राहु के पाँच साथ भाग अरुण में है ना, उसको तो गिनेंगे। नहीं, राहु, अरुण, केतु, वरुण कुछ नहीं गिनते, केवल 7 ग्रह गिने जाते हैं। अरुण सूर्य वरुण भी नहीं चंद्रमा, गिनेंगे। नहीं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, केवल ये 7 ग्रह गिने जाते हैं संख्या योगों में। आप पिछले टर्म में नहीं सर थी? दाम योग। सर अरे भाई, सारे के सारे ग्रह
केवल 5 भावों में बैठे हैं। 5 भावों में हूँ, 5 योग। तो 5। हाँ, 5 योग है यहाँ पर। तो ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। आप सर एक चीज पूछनी थी। जी हाँ सर, आपने ये बताया था जैसे पिछली क्लास में आपने बताया था कि 2, 5, 8, 11 पढ़ कहलाते हैं और 3, 6, 9, 12 अपोक्लिम कहलाते हैं। तो ये तो फिक्स है ना सर? जी, कुंडली में जो भाव होते हैं तो फिक्स हैं, कुंडली के पढ़ भाव और फिक्स हैं। अपोक्लिम। हाँ, कुंडली के जी भाव फिक्स हैं, लेकिन अलग अलग ग्रहों से भी तो स्थितियां बनेंगी कि अगर कोई ग्रह नहीं, सूर्य से, हाँ मेरी बात सुनिए, अगर कोई ग्रह सूर्य से 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा है तो हम कहेंगे कि ये सूर्य से केंद्र में बैठा है। केंद्र भाव क्या होते हैं? लग्न से पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव ही तो केंद्र भाव होता है। तो वो ऐसे लग्न ही से हुए ना। वो लग्न से होता है, यहाँ पर हम सूर्य से देख रहे हैं, तो हम सूर्य तो से देख सूर्य रहे से हैं। जो 1, 4, 7, 10 होगा उसे भी हम केंद्र भाव ही कहेंगे। हाँ, सूर्य से सभी ग्रहों से जो जो ग्रह जिस जिस भाव में बैठा होगा वहां पर उसी संदर्भ को लिया जाएगा, है ना? अच्छा, हाँ, ये सब जगह लिया तो जाएगा। उसमें केवल ये नहीं है कि हम कुंडली में लग्न भाव से ही मानेंगे, जहां से भी वो संख्याएं आएंगी उनको हाँ, उन्हीं को ही संज्ञा उनको देंगे। उनको भी माना जाएगा। ओके सर। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। हेलो, जी जी सर। सर, हेलो। आपकी आज के लिए इतना पर्याप्त है। जी सर। आज के टॉपिक, नमस्ते मौसी जी, कोई दिक्कत है आपको आज नमस्ते में? नमस्ते बेटे। नहीं नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो अब हम लोग जो है अगले वर्ष मिलेंगे 1 साल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। 7 जनवरी को मिलेंगे। 2023 ये व्यतीत होता चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति ने सभी को समाहित किया है, ना हम किसी के जी। विरोधी हैं ऐसे, है ना? कुछ लोग कहते हैं नए वर्ष को मनाओ, अपना नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में आता चैत्र है शुभ योग, है ना? बिल्कुल। उनको भारतीयता का गौरव है, तो उनसे कहो भाई, जो आप लोग मोबाइल फोन इत्यादि विदेशी संस्कृतियों को प्रयोग कर रहे हो उनको भी आग में स्वाहा कर दो और पूर्णतः भारतीय बन जाओ। जीन्स पैंट पहनना छोड़ दो, जैकेट पहनना भी छोड़ दो, पूर्ण भारतीय परिधान में आओ, तब हम आपको समझेंगे कि आप भारतीय हो गए हो। तो ये खामो खां का जो विरोध हम लोग कर देते हैं 31 तारीख में, पूरा संसार इस समय जो है इस नवीनतम कैलेंडर पर आधारित है। हम तो राजकीय शिक्षक हैं, हमको जो सीएल इत्यादि मिलती है वो इसी नए साल के कैलेंडर के हिसाब से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल चैत्र शुक्ल बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिपदा के हिसाब से हमको सीएल नहीं मिलती। तो नहीं हमको मिलती। सम्मान सभी का करना है। लेकिन हाँ, है ना, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक कोट है कि अपनी भाषा की, अपनी दूसरे की भाषा का वो सम्मान करिए, लेकिन अपनी भाषा का ज्यादा सम्मान करिए। ऐसा कुछ है कोट उनका, मुझे याद नहीं आ रहा। ईशांत जी को याद होगा, आप हिंदी के बड़े अच्छे कवि हैं। निज भाषा उन्नति अहे, है ना, सब ऐसे करके है वो। मूल बिन हाँ निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है के शूल। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह से अंग्रेजी जो पढ़ है, के हाँ हाँ, तो अंग्रेजी वर्ष हमारा बीत रहा है। हम लोगों ने सफलताएं पाई हैं, आप लोगों को सफलता मिली है, जो मिली है उससे अधिक आपको 24 में मिले। और जो है हम लोग 7 जनवरी को पुनः मिलेंगे। तब तक कोई साथी हमारे जो है शांति मंत्र पढ़ दे। सर जी जी बोलिए। सर मैं ये चाह रही थी कि मतलब दिन में बहुत सारे काम रहते हैं, कभी कोई गेस्ट आ गया या हमें कोई काम है, जी तो शाम को ठीक रहती है क्लास। जी जी उस टाइम मोस्टली मतलब ना आना होता ना जाना जी जी जी, ठंड में। तो यही सही लग रही है आपको? नहीं, शाम का ठीक है। सर अगली बार शाम की रखना सर। अच्छा, शाम का अधिक ठीक लग रहा है। हाँ जी सर, सर, इस समय बहुत काम होता है। दिन में बहुत काम होता है। चलिए, तो शाम को रख लेंगे। आज कुछ लोगों की इच्छा थी, इसलिए मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था कि अगर आप लोग समय तो मैं तैयार हूँ, अन्यथा रात को 8 बजे का समय तो उपयुक्त रहता ही है। मुझे लगता है मोनिका जी जो है कहीं घूमने का उनका प्लान वगैरह है, आज वो कहीं हाँ, आज परिवार जा मेरे घर रही पे है। छोटा सा फंक्शन है तो इस वजह तो से। उन्होंने सारी योजनाओं को ध्वस्त करा दिया कि पहले मेरा भ्रमण होगा, उसके बाद सारी चीजें होंगी। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, सर्वे मया भद्राणि सर्वे पश्यन्तु, भद्राणि मा पश्यन्तु। कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। नमो नमः सर्वेभ्यो। गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम।